नमस्कार। आज की बहुत बड़ी खबर देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारी हो रही है। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, वो आपके लिए एक ऐतिहासिक घटना साबित हो सकता है। इस आंदोलन में देश के राष्ट्रीय सांसदों की संबंध शामिल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यह जब मिनिमम जंतर मंतर का सौदा है तो वे सिर्फ समर्थन जताने ही नहीं आएंगे, बल्कि वहां साझीदार सरकार को घेरने का भी पूरा प्रयास करेंगे। उनकी एक ही मांग है कि ईपीएस 95 से जुड़े सभी पेंशन भोगियों की न्यायपूर्ण गारंटी को तुरंत माना जाए। यह खबर अभी तक जो हमें मिली है उसके अनुसार यह आंदोलन 5 दिसंबर तक भी जारी हो सकता है। यानी यह किसी एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें सीधे तौर पर संसद के लोग भी शामिल होंगे। दोस्तों, यह पहली बड़ी खबर थी दिल्ली से। अब दूसरी बहुत बड़ी खबर गुजरात से हमारे पास है। गुजरात से मिली ये बड़ी अपडेट श्री आर.सी. पटेल और श्री बी.के. चौहान के आगमन में एक बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों की सहूलियत को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया है। यह मांग पत्र सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को हटा दिया गया है। यह कार्य बहुत ही सुव्यवस्थित तरीकों से किया गया। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न जनजातियों के नेताओं और समूहों ने एकजुट होकर इस मांग पत्र को तैयार किया है और इसे प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिव के माध्यम से उन तक की सहमति का काम पूरा किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच गई है। यह एक बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। अब हम इस खबर को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 और 4 दिसंबर को होने वाला यह आंदोलन कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है। दरअसल में बहुत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का मुख्य आधार ईपीएस है। 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी दिलवाना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ईपीएस 95 क्या है और इससे जुड़ी पेंशनरों की मिठैया क्या है। तो हम आपको बताते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 10,095। यह योजना उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह तय की थी। लेकिन दोस्तों, आज के इस बिजनेस के राउंड में 1,000 रुपये का कितना मोल है? यह राशि एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। फिर उसके परिवार का क्या? यही वजह है कि पेंशनर लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। अब थोड़ा तकनीकी पक्ष समझ ले। जब कोई भी कर्मचारी के रूप में काम करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। ऐसी ही राशि है उनकी नामांकित कंपनी एम्प्लॉयर का भी योगदान। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के अंशदान का 12% से 8.33% हिस्सा सीधे तौर पर ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम में निकाला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा एम्प्लॉय के ईएफएफ में जमा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेंशन भोगी के भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा दिए गए योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि इतनी कम होती है तो यह पेंशनरों के साथ एक तरह का अन्याय ही होता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के खिलाफ एक जनघोष है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे पूरी तरह से राजसिक और संवैधानिक तरीकों से चलाया जा रहा है, और शायद यही कारण है कि इस आंदोलन को देश के राजसिक तरीकों का भी समर्थन मिल रहा है। अगर आपने सबसे पहले सुपरस्टार्स पर नजरें डाली होंगी तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की है तो संसद के कई स्मारक वहां मौजूद रहते हैं। उन्होंने न सिर्फ पेंशनरों का ग्रिड बनाया है, बल्कि संसद के अंदर भी उनकी मुखियों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी उम्मीद है। यही नहीं, दिसंबर महीने में संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही वैध और प्रतिष्ठित है। उम्मीद है कि इस सत्र के दौरान कई न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को मानक तरीकों से उठाया जाएगा और सरकार की ओर से इस आवाज को उठाया जाएगा।
अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन की रीढ़ की कठोर कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक आशा की किरण है। उनका लगन और मेहनत का कोई मतलब नहीं है। हाल के दिनों में उनके राज्यों का दौरा लगातार जारी है। वे सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं और उन्हें एकजुट कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वे महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उन्होंने पेंशनरों की एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और उनके लिए आने वाले आंदोलन की तैयारी की। उनके इस शुरुआती नतीजे में यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का काम सिर्फ पेंशनरों से मिलने तक ही सीमित नहीं है। वे एक कुशल रणनीतिकार की तरह काम कर रहे हैं और वे अपने प्रकार की बातें की सभा अलग अलग राज्यों के डिजाइन और बातें से भी मिल रहे हैं। वे इस मुद्दे की पसंद से आपत्ति जता रहे हैं और आंदोलन में अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है, क्या वह यह है कि क्या जल्द ही 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मंजूरी मिल जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने पेंशनरों में एक आशा की नई लहर जरूर पैदा की है। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक सिद्धांत के बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 को न्यूनतम पेंशन के तहत सभी मजदूरों को एक साथ जीवन यापन के लिए छुट्टी दे दी थी। यह थी पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात। लेकिन यहाँ एक समस्या यह है कि यह सूचना लिखित रूप में नहीं दी गई थी। पेंशनरों को एक आश्वासन चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि पेंशन कितनी होगी और क्या होगी। अभी तक यह स्पष्टता नहीं मिल पाई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सरकार को मंजूरी दे दी थी। इस समिति ने पेंशन की गारंटी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन नामांकों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि पेंशनरों का कांस्टेबल बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में इस आंदोलन से उनके समान सिद्धांत और दिशा निर्देश हैं। कमांडर अशोक रावत का राज्यों का दौरा, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र, इसका संकेत है कि अब पेंशनरों की यह लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वे हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन से जुड़ा है और हर जगह उन्हें भारी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। इस बात का समर्थन इस बात से होता है कि यह वस्तु केवल कुछ लोगों की नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों की होती है। अब प्रश्न ये है कि इस बार के आंदोलन के परिणाम क्या होंगे। क्या सरकार पेंशनरों की मांगों के लिए तैयार होगी? जब ईपीएस 95 के पेंशनधारियों को उनका हक मिलेगा तो उन्हें कितना समय लगेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तो तय यह आंदोलन एक लैंडस्केप मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को जो कुछ होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन की आवाज को बुलंद करें। हमें इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा करनी होगी और देश के बारे में हमारे आसपास के लोगों को इस मुद्दे के बारे में बताना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशन भोगियों की नौकरी नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी की नौकरी है जिसे भविष्य में पेंशन की उम्मीद है। अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही स्थिति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचेंगे। आपकी टिप्पणी और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये न्याय की लड़ाई है, दर्द की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः न्याय अवश्य होगा। पेंशनरों की इस आवाज़ को छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब एकजुटता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे अस्वीकृत नहीं कर सकती। 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास लिखा जाएगा और हम सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।